प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 8415 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसका कि एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है, उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 100 देखेंगे, जिसमें कि एग्जाम के पैटर्न पे ही कुल 100 प्रश्न होंगे। इसलिए आप कलम कॉपी लेकर के वीडियो के सामने बैठें, ताकि जैसे-जैसे मैं क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बताऊं, मैं आप लोग उसका आंसर कर सकें, और जब मैं उसका करेक्ट ऑप्शन आंसर बताऊं, आप मैच करके ये देख सकें कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? आग, पानी, अग्नि, तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अग्नि जो है वो आपका एक तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत में भी आपका जो है अग्नि ही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन है? कीमत, अखबार, खिड़की या आग। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिड़की देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, गांधी विश्व के महान नेता थे, इस वाक्य में गांधी किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है गांधी। अगला क्वेश्चन है, कारक में प्रत्यय क्या है? अक, क, रक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अक। अगला क्वेश्चन है, दोपहर किस प्रकार का समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास है, क्योंकि इसमें दो आ रहा है, काउंटिंग नंबर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि शूद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? शूद्रा, शूद्री, शुद्ध या फिर शूद्री। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शूद्रा। अगला क्वेश्चन है, आदर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निरादर, बेइज्जत, अपमान, अपमानित। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरादर आदर का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चिढ़ाना, साफ मुकर जाना, भाग जाना या मजाक उड़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, साफ मुकर जाना अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? अद्वितीय, चपलता, वह या क्या। तो देखिए इसमें वह जो है वो किसी एक पुरुषवाचक संज्ञा के बदले में आया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वह पुरुषों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण, संबोधन, संबंध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण में जो है आपका में पर होता है चिन्ह, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अध्ययन का विच्छेद क्या है? अध जोड़ अयन, अधि जोड़ अयन, अध्य जोड़ अयन और अजोड़ अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधि जोड़ अयन मिलकर के बनता है अध्ययन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फ्रॉग फेल्ट डैश द वेल। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करना है, डाउन, आउटसाइड, इन, इनटू और इन। तो इसमें कौन सा भरेंगे? तो देखिए इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनटू भरेंगे, यानी कि द फ्रॉग फेल्ट इनटू द वेल। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डिमाइज। डेथ, बर्थ, डेस्पायर या फिर फॉरगॉट। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डिमाइस मतलब होता है आपका जो है मृत्यु, और उसका उल्टा हो जाएगा आपका जन्म लेना, यानी कि बर्थ। जबकि डिस्पायर मतलब निराशा हो गया, फॉरगेट मतलब भूलना, और डेथ मतलब आपका जो है मृत्यु। तो ये तीनों के तीनों जो है निगेटिव वर्ड जा रहे हैं, बट पॉजिटिव आपका जा रहा है यहाँ पे बर्थ। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा डिमाइस का उल्टा हो जाएगा बर्थ। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे स्पेल्ड लिखना चाहिए। तो ऑप्शन है लेफ्टिनेंट, जॉन्डिस, मैरिज, मिसाइल। तो इसमें जो है देखिए कि किसका स्पेलिंग सही है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट का जो है स्पेलिंग सही है। बाकी जॉन्डिस में यहाँ पे सी होना चाहिए था, मैरिज में आपका आई ए अलग मतलब कि उल्टा दे दिया हुआ है, और इसमें ए होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। लेट मी बाई सम फ्रूट्स, लेट मी बाई सम फ्रूट, आई सॉरी लेट आई बाई सम फ्रूट, लेट आई बाई सम फ्रूट्स। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस लिखना चाहिए, क्योंकि लेट मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है आई, तो इसलिए आपका आई तो होगा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था मी। तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक प्लूरल है और एक आपका जो यहाँ पे सम सिंगुलर है, तो ये मटेरियल नाउन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेट मी बाई सम फ्रूट। अगला क्वेश्चन है, इतना के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो पहली बात तो यहाँ पे देखिए कि 3 टू द पावर 57 है, ठीक है। तो यहाँ पे 357 है, तो इसमें अगर 3 का पावर जब 4 करते हैं, तो मतलब पांचवा की जगह पे फिर से 3 ही आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है, जब 3 का पावर हम लोग 56 करेंगे, ठीक है, 3 का पावर जब हम लोग 56 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा?
3 का पावर जब 56 करेंगे तो ये जो है आपका मतलब 57 आएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। कैसे, तो मैं बताता हूँ, देखिए बातों को समझिए। 3 का पावर हम क्या करते हैं, 4 करते हैं, ठीक है। 3 का पावर 4 करने का मतलब क्या हुआ, 3 का पावर जब 4 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 गुणे 3, फिर से गुणा करेंगे 3, और फिर से जब गुणा करेंगे तो 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो इन दोनों के बदले में आपका जो है 9 आने वाला है, इन दोनों के बदले में आपका 9 आने वाला है, यानी कि इकाई अंक 1 आएगा। तो 3 का पावर जब 4 कीजिएगा तो फिर से एक बार और से 3, एक बार फिर से हम लोग 3 का पावर 4 करेंगे तो फिर से क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो 4-4 करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 14 चौका 56, यानी कि जो है आपका 3 का पावर जब हम लोग 56 करेंगे तो इसको 14 भागों में हम लोग बांट लेंगे, ठीक है ना। 3 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 4 ऐसे करके 14 बार, तो एक सब में आएगा। तो इस तरीके से आपका 3 का पावर जब 56 करेंगे तो इकाई अंक हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, और उसमें गुणा करेंगे हम 3 से, तो ये आ जाएगा आपका जो है 3। तो इसका जो है आपका इकाई अंक क्या आ गया, इसका इकाई अंक आपका जो है 3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से 6 का पावर हम लोग 41 करते हैं, तो 6 का पावर जब आप 41 कीजिएगा, चाहे कितना कितना भी कीजिए, तो 6 का पावर जितना भी कीजिएगा हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 7 का पावर 63। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि 7 का पावर जब 4 करते हैं तो फिर कितना आएगा, देखिए इसमें 7 में जब हम गुणा करेंगे 7 से, तो वहां पे आएगा 49, ठीक है। तो ये पावर 2 हो गया। फिर से हम लोग क्या करते हैं, 7 में 7 से गुणा करते हैं तो फिर से आएगा क्या, 49। तो इकाई अंक कितना है, 9 है, ठीक है ना। तो जब 9 है तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 9 से, तो 1 आएगा। तो जब 4 बार पावर कर रहे हैं 7 का पावर जब हम 4 कर रहे हैं तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसी तरीके से आपका जो है 7 का पावर 4, 7 का पावर 4, 7 का पावर 4, ऐसे करते करते हम क्या करते हैं कि इसको जो है आपका 16 चौका 64 नहीं, इसको जो है 15 चौका 60 कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 चौका जब 60 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जब 15 चौका 60 करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आएगा, तो 60 में 1 आ रहा है। जब 62वां पावर करेंगे तो फिर 7 से गुणा करेंगे, तो 1 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 हो गया। फिर जब 62 के बाद से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 60 का मतलब कि 7 का पावर जब हमने 60 किया था तो इसका इकाई अंक कितना आया था, इकाई अंक 1 आया था, ठीक है। 7 7 49 और 7 7 49 9 9 81, ठीक है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद से हम जब 7 का पावर 61 करेंगे तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई हो जाए तो इकाई अंक 7 आ जाएगा। जब 62 करेंगे तो फिर 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 7 49 का 9 हो जाएगा। इसके बाद से जब हम लोग 63 करेंगे तो फिर एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब एक और बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 63, तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 3, और फिर आ रहा है आपका जो है 6, और उसके बाद से 3, तो 3 3 का 9 6 के 54, तो 54 में आपका जो है इकाई अंक कितना है, 4 है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 36.36 इंटू 0.36 माइनस 0.27 इंटू 0.27 है, इसको जो है हमें इतना से घटाना है। तो सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि इसको हम दशमलव हटा ही देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 36, हम मान के चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छा चलिए मैं लिख ही देता हूँ, 36 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये 36 का यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और माइनस क्या कर दिया, 0.27 का जो है स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को घटा देंगे, इतना डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.63। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 36 और 27 जोड़ लो तो 7 6 13, और आपका जो है 3 3 6, तो यहाँ पे जो है 0.63 आ जाएगा। पहली बार में हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो 0.63 आ गया जोड़ने पर। और फिर हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का घटाव हो जाएगा, तो 36 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई आपका 0 पॉइंट आपका जो है 63 है, तो ये तो आपका कट जाएगा, तो बाकी आंसर हो गया 0.09, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, तो तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं कितनी होंगी। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 12 36। तो इस तरीके से जो है आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है आपका 12 24 और 36 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा
इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो हम लोग क्या करते हैं, रूट निकालेंगे। तो 3 और 3 6 अंक है, यानी कि जो है आपका 3 अंक आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 64 है, तो 64 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाता है, ये आपका जो है 8 आ जाता है। अब हमें जो है क्या करना है, 3 अंक में तो डबल जीरो इसको पहले आ जाएगा, तो डबल जीरो ये हो गया, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा क्यूब रूट के अंडर में। तो इस तरीके से इतना आ जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.02 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं नहीं इतना नहीं आएगा, बल्कि ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, क्योंकि 3 अंक है ना तो एक अंक में ही होएगा, तो 0.2 हो जाएगा। अब जब 0.2 होगा तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट आंसर जाएगा, भाई इनमें से कोई नहीं होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, इसके बदले में आपका हो जाएगा 1.25। अब इससे तो ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, तो ये आपका जो है कट जाएगा 2 बार में। अब 2 को इसमें से घटा लेंगे, जब इन दोनों को 2 से घटा लेंगे, 3.25 में से जब 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, एक पॉइंट, ये जो है आपका आ जाएगा 1.25। ठीक है, अब जब 2.5 आएगा तो इसके बाद से क्या हो जाएगा, ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में आपका 100 हो जाएगा। जब ऊपर में 100 जाएगा तो इसको कटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और इसको कटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 5 एलसीएम आएगा, तो नीचे हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12.5 पॉइंट, मतलब वही 12.5। उसके बाद से क्या कर देंगे, माइनस में आपका जो है 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8.5/5। अब कटा देंगे तो 17×5 = 85 होता है, तो 1.7 इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है x⁵ है, तो इन दोनों को हटा दीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। अब x का पावर 6 हो गया, 3 दूना 6, और x का पावर यहाँ पे 4 है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो ये दोनों मिल करके आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को हटा देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x का पावर 6 4 10 हो जाएगा। अब ऊपर में भी 10 है और नीचे में भी 10 है, तो क्या हो जाएगा, x का पावर आपका जो है 10 - 10, यानी कि यहाँ पे आ रहा है x का पावर 10 - 10 बराबर कितना, तो x का पावर p। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, x में से x कट जाएगा, तो p का जो वैल्यू है वो आपका 10 - 10 बराबर 0 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 4% अंक, सॉरी 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्णांक को हम मान लेते हैं x, तो बातों को यहाँ पे समझिए। क्या हुआ है कि 36% तो उसको पास होना था, 24% लाया है, और 9% और लाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, अब 9% और लाता, बातों को यहाँ पे ऐसे समझिए कि इसको जो है, इसको कितना मिला है, 24% मिला है। 24% मिला है, तो और इसको कितना परसेंट, यहाँ पे कितना में पास था, 36% पे आपका जो है पास था। जब 36% पे पास था तो इसको और कितना लाना था, 24 में से 36 में से हम 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, यानी कि 12% और लाता तो ये पास हो जाता। तो 12% और लाता, या फिर नंबर में बात करेंगे तो ये आपका 9 नंबर लाता तो और पास हो जाता। यानी कि एक्स का आपका जो है 12% हो जाएगा, 12/100 हो जाएगा 9 के बराबर। तो अब क्या कर देंगे, ये आपका जो है एक्स का बराबर हो जाएगा 9 गुणे 100, और डिवाइड बाई आपका जो है नीचे आ जाएगा 12। तो ये कटेगा आपका 4 बार में, और ये कटेगा 3 बार में, और 4 से कट जाएगा ये आपका 25 बार में। तो इस तरीके से इसका 25 तिहाई 75, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी मेज को 60 रुपए की अपेक्षा 50 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 60 रुपया का जगह पर अगर आप 50 रुपया बेच रहे हैं तो आपको 5% का हानि हो रहा है। यानी कि 10 रुपया जो हमने घटा दिया, ये 10 रुपया कितना परसेंट है, ये जो है आपका एक्स का जो है 5% है। अब जब एक्स का 5% है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपका जो है ये 100 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, और 5 जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि इसको कटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो अब 20 जाएगा उधर गुणा में, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 20, और 10 गुणे का 20 का मतलब कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका जो है 200। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना माइनस इतना, मतलब कि 6x² - 12x + k का इक्वल टू 0 एक
का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो फिर k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग c डिवाइड बाई a कर लेते हैं, ठीक है ना। तो c आपका क्या है, c बाई a का वैल्यू आपका c बाई a का वैल्यू आपका कितना यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका k बट्टा, ये है k बट्टा 6। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो मूल है हम मान लेते हैं कि x और 1/x हो जाएगा। एक मान लेते हैं कि एक आपका हो जाएगा है x और दूसरा मान लेते हैं कि ये हो जाएगा आपका 1/x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा ये आपका इन के बराबर होगा, यानी कि जो आपका c/a के बराबर होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x और x तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, तो 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा k डिवाइडेड बाई 6। जब k डिवाइडेड बाई 6 यानी कि k का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो k का वैल्यू आपका जो है 6 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो 30 व्यक्ति उसी काम को जो है कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 42 व्यक्ति जो है वो आपका 15 दिनों में काम कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति क्या करेगा, तो एक व्यक्ति जो आपका 15 गुणे 42 दिनों में काम करेगा। तो अब हमें निकालना है 30 व्यक्ति का। तो 30 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे, 30 व्यक्ति आपका जो है 15 गुणे 42 और बट्टा 30 से काम 30 दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा और 2 से 42 कटाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने जो आपका गोद लेने की प्रथा को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार प्राप्त करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी, लाहौर, अमृतसर, मालवा या कांगड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है, हडसन, हैवलॉक, यूरोज, टेलर एवं विंसेंट आयर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर एवं विंसेंट आयर ने जो है आपका वो जो क्रांति किया गया था जगदीशपुर में 1857 में वीर कुंवर सिंह के द्वारा, उसको जो है दमन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा संचालक रहा। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश के विरोध में जो विद्रोह हुआ उसके संचालक जो है किस क्षेत्र में बिरसा मुंडा रहे थे, पंजाब, छोटा नागपुर, तराई, मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, वल्लभ पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी या विपिन चंद्र पाल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार पर बनी थी, किसके आधार पर बनी थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारतीय सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बना था। अगला क्वेश्चन है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी, भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, चंद्रशेखर आजाद या उधम सिंह ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार या फिर आयताकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन हुआ 1900 वर्ष ईसा पूर्व या फिर 2000 वर्ष ईसा पूर्व या फिर 1500 वर्ष ईसा पूर्व या कोई निश्चित काल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1500 वर्ष ईसा पूर्व पहले आर्य ईरान के मार्ग से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, जीन या फिर रत्न या निर्वाण या कैवल्य। तो कैवल्य जो है आपका सबसे क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण ज्ञान होता है, या कह सकते हैं कि केवल ये जो है आपका बौद्धिक ज्ञान को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, वुहलर ने, रॉबर्ट सेबल ने या जेम्स प्रिंसेप ने या कॉडरी गटन ने। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था।
अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? रूपक, कारसड़ पर्ण या पर्ण या फिर आपका जो है दिनार। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक कहलाता है गुप्त शासकों के द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का। अगला क्वेश्चन है कि वर्धन साम्राज्य की नींव किसने डाली? कृष्णदेव ने, अमोघ मित्र ने या पुष्य भूति ने या फिर आपका सौभूति ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्य भूति ने। अगला क्वेश्चन है कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है? आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या ओजोन मंडल में? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान का अक्षांश किसका सूचक होता है? समय का, ऊंचाई का, वर्षा की मात्रा का या तापक्रम का? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तापक्रम का, क्योंकि आप जानते हो कि 0 डिग्री जो अक्षांश होता है वहां पर सबसे अधिक टेम्परेचर, और जैसे जैसे उससे हटते जाते हैं वैसे वैसे आपका कम होता जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे वो है 43 नंबर। निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है? कलगुटे, जुहू, कोवलम या मरीना? तो इनमें जो बताना है कि कौन सा जो पूरब में है, सिंपल क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरीना जो है आपका चेन्नई में पड़ेगा और ये जो आपका पूरब में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा या फिर रूस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। अगला क्वेश्चन है कि मंदारिन का अर्थ क्या नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं है। चीन के शहर का नाम, चीन की एक भाषा या चीन की एक जनजाति या विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा? देखिए चीन में सॉरी ये जो है चीन का एक भाषा भी है, इसके अतिरिक्त ये जनजाति भी है और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। तो ये तीनों के तीनों सही है। तो क्या गलत है? गलत है आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन के शहर का नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मीटियोरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? उल्का एवं उल्का पिंडों का, जलवायु का या मौसम का या फिर लंबाई मापन का? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वेदर का जो है ये अध्ययन होता है, मीटियोरोलॉजी यानी कि मौसम का। अगला क्वेश्चन है कि दीरा भूमि से तात्पर्य है उबड़ खाबड़ जमीन या भूमि, निर्जन जमीन यानी कि भूमि, या जलोढ़ मैदान या मरुस्थलीय भूमि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मैदान जो है आपका दीरा भूमि से भूमि का जो मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की बंजर भूमि कहलाता है? थार मरुस्थल, बलूचिस्तान या मालाकस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है एशिया के अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? दक्कन है, तिब्बत है, मालवा है या धौलाधर है? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत। क्योंकि आप जानते भी हैं कि तिब्बत जो है आपका इधर में कुनलुन का पहाड़ी है, पर्वत है, ठीक है। कुनलुन पर्वत श्रृंखला होता है और इस तरीके से आपका जो हिंदकुश होता है, इधर कुनलुन हो गया, इधर हिंदकुश आ गया, इधर हिमालय हो गया और इन्हीं के बीच में आपका जो है ये तिब्बत का पठार है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? गर्मी में, जाड़े में, बसंत में या फिर कभी नहीं बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्मी में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? चावल, गेहूं, कपास या बागवानी फसलें? तो बागानी फसलें जो है आपका लेटराइट मिट्टी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? कर्नाटक और तमिलनाडु से या फिर जो है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों से जो गुजरती है कावेरी नदी। कर्नाटक में आपका जो है निकलती है और जाके वो तमिलनाडु में मुहाना बनाते हुए वो जो है आपका क्या कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है? यमुना से, चंबल से, सतलुज से या सतलुज और ब्यास से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतलुज और ब्यास से जो है इंदिरा गांधी नदी में नहर में पानी आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पहली जल विद्युत परियोजना है? टाटा जल विद्युत परियोजना, शिव समुद्र जल परियोजना या फिर जो है पाइकरा परियोजना या मंडी हाउस परियोजना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव समुद्रम परियोजना जो है भारत का सबसे पहला जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि समोच्च रेखाएं हैं। ऑप्शन ए समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं या फिर अक्षांश या देशांतर या बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, बी आर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में से कौन नहीं थे? वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में ये बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरूबारी मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय में ये बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है संसद, प्रधानमंत्री, लोकसभा या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बजट सर्वप्रथम किसके द्वारा पारित किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा या दोनों सदनों के संयुक्त रूप से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के द्वारा जो है पारित किया जाता है बजट। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 60, 70, 80 या 50? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 सदस्य कम से कम होने चाहिए विधानसभा के अंदर में। अगला क्वेश्चन है, क्या मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है? नहीं, हाँ, कुछ परिस्थितियों में या संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी, हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता है कठोर, सॉरी उदार, कठोर, उदार एवं कठोर का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदार और कठोर दोनों का मिश्रण है भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 51 या 51 ए या 52 या फिर 57 ए? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 51 ए में मूल कर्तव्यों का जो है लिस्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1952 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विपक्षी दलों का उम्मीदवार कौन था? एच वी कामथ या फिर के एम मुंशी या गोपाल स्वामी अयंगर या फिर टी के शाह? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टी के शाह, जो कि काफी भारी वोट से हारे भी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 12 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 या फिर 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, बन के ये तैयार कब हुआ था? तो बन के जो ये तैयार हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत मतलब बन के तैयार। आप देखिए प्रस्तावना को जब पढ़िएगा ना तो उसमें लिखा भी गया होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न इस तरीके से करके, और लास्ट में लिखा होगा कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में, 1971 में या फिर 1976 में या 1984 में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1900 प्रस्तावना में चूंकि पूछा हुआ है। अगर देखिए सिंपल अगर पूछता है ना कि पहला संशोधन कब हुआ, तो पहला संशोधन हम बताएंगे 1951 में, लेकिन जब पूछेगा प्रस्तावना में तो प्रस्तावना में हम बताएंगे 76 में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण या सभी से? तो इसका करेक्ट आंसर है कि तीनों तरीकों से जो है, यानी कि सभी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, कौन संसद का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। पृथ्वी की सतह पर लैम्डा अक्षांश पर किसी वस्तु का आभासी भार होगा? तो देखिए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भार पूछा हुआ है, यानी कि तो भार इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एम जी कॉस लैम्डा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? देखिए ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है, तो ये आपका जो है फोर्स जो है आपका, जो दोनों के बीच का मतलब दो जो पिंड हैं, दोनों पिंड के बीच का जो दूरी होता है उसका जो व्युत्क्रम, उसके जो है स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि उसका दुगुना कर दिया गया, ठीक है ना? तो 8 जब दुगुना हो गया है तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, सॉरी मतलब 4 का स्क्वायर नहीं बल्कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये 4
चौथा भाग हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/4 तक घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना, व्यास पृथ्वी के व्यास का 2 गुना है, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लीजिए, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर डी ऑप्शन 39.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का जब बात किया जा रहा है तो हमने क्या बोला, ये जो आपका फोर्स है ये दोनों के मास का जो है आपका प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? और दोनों के बीच का जो ये आपका रेडियस होता है, मतलब कि डिस्टेंस होता है, इसके जो है आपका स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे ये बोला है कि इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान 4 गुना हो गया है, तो यहाँ पे 4 गुना द्रव्यमान हो गया। लेकिन क्या बोला है कि उसका जो बीच व्यास है, यानी कि व्यास जब डबल हो रहा है तो त्रिज्या भी डबल होगा। जब त्रिज्या डबल होगा तो त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे ना, तो त्रिज्या का स्क्वायर जब 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, तो नीचे भी 4 आ रहा है। तो 4 से 4 तो कैंसल हो जाएगा, यानी कि जितना पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर जितना जी का वैल्यू है उतना ही वैल्यू होगा सौरमंडल के उस दिए गए ग्रह पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते किसी ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान मतलब कि स्वीप करती है, यह नियम किसने दिया हुआ या फिर किसका है? केपलर का, या ओम का, लेंज का, या न्यूटन का? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर का। अगला क्वेश्चन है कि एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग पर छोड़ी जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यस्थ स्प्रिंग का बल नियतांक के है, इस स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का बल नियतांक होगा। देखिए 3 भागों में काट रहे हैं तो तीनों का जो है आपका के प्लस के प्लस के, यानी कि जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा परमाणुपाती होती है, आयाम के, या फिर आयाम के वर्ग के, या फिर आयाम के धन के, या आयाम सॉरी त्वरण के बल के वर्ग के? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयाम के वर्ग के जो है अनुक्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए और तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या हो जाएगी? क्योंकि वहां पे जी का वैल्यू आपका कम हो जाता है, तो आपको बताना है कि वहां पे जो है कंपन का आवृत्ति क्या होगा, पृथ्वी के समान रहेगा, या फिर घट जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, या घट जाएगा, या फिर शून्य हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करने वाले एक कण का आयाम ए है, माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर इसका वेग अधिकतम वेग का आधा रह जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है √3/2 ए, या फिर 1/√3a, या फिर जो है आपका 2/√3a, या फिर √3a। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, √3/2a जो है उसका अधिकतम वेग का आधा रहने के लिए जो है डिस्टेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह पर एक वस्तु विराम अवस्था से गिरने पर 1 सेकंड में 3 मीटर दूरी तय करता है, इस ग्रह पर 96 सेंटीमीटर लंबाई के सरल लोलक का आवर्त काल क्या होगा? ऑप्शन है 3π/5 सेकेंड, या फिर 4π/5 सेकेंड, या फिर पाई सेकेंड, या 2 पाई सेकेंड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4π/5 सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक पुरातत्व तथ्यों की आयु बताने के लिए प्रयुक्त होता है? रेडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, या फिर आपका जो है कार्बन 14? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 14C6। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर क्रिटिकल कहलाता है जब यह आयु से संबंध रखता है, यह रेडियो एक्टिव विकिरण छोड़ता है, यह बंद हो जाता है, या यह नियंत्रित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तैयार रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कि एक नाभिकीय रिएक्टर क्रिटिकल तब कहलाता है जब वो नियंत्रित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तैयार रहता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और ऊर्जा में अंतरा परिवर्तन को बताने वाला संबंध दिया गया किसके द्वारा? ई रदरफोर्ड के द्वारा, मतलब अर्न्स्ट रदरफोर्ड के द्वारा, या फिर ओ हॉर्न के द्वारा, या फिर पी क्यूरी के द्वारा, या फिर ए आइंस्टीन के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए आइंस्टीन के द्वारा, जो आपका द्रव्यमान और ऊर्जा में अंतरा परिवर्तन को बताने के लिए संबंध एक दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? CM, NO, MO या फिर आपका MD। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मोलिब्डेनम जो है आपका वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है रेडियम द्वारा दिए गए अल्फा कण, यहाँ पे जो 4 नहीं अल्फा कण है, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन, हीलियम नाभिक या फिर एक्स किरणें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नाभिक। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को निर्धारित करने वाला समस्थानिक है Na24 या फिर जो है AS74 या U235 या फिर I131। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी I31 यानी कि आयोडीन 31 131। अगला क्वेश्चन है कि समूह प्रतिस्थापन नियम किसके द्वारा दिया गया था? बैकुरल के द्वारा या फिर रदरफोर्ड के द्वारा या फिर मेंडलीफ के द्वारा या फिर सोडी और फजान के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, सोडी और फजान के द्वारा समूह प्रतिस्थापन नियम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया, ये जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है इसमें बताना है कि ये जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है ये प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है या फिर ड्यूट्रॉन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपका न्यूट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिव श्रेणी का अंतिम उत्पाद है? पीबी, सी, एसएन या बीआई। तो इसमें बताना है कि बिस्मथ टीन जो है आपका कार्बन और लेड में कौन सा होगा रेडियो एक्टिव श्रेणी के तत्वों का जो है अंतिम उत्पाद। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पीबी। अगला क्वेश्चन है कैंसर उपचार में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रयोग होता है? NI मतलब निकेल, कोबाल्ट, रेडॉन या फिर आपका जो है पीओ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CO यानी कोबाल्ट जो है आपका सबसे अधिक मात्रा में कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में कौन सजीवों में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? सल्फर, मैग्नीज, आयोडीन या जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एस्कॉर्बिक अम्ल का धनी स्रोत है? सेव, सेम, गाजर या अमरूद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरूद। अगला क्वेश्चन है दूध सफेद क्यों दिखाई देता है? प्रकाश को अवशोषित करता है, इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें शर्करा होती है, आपतित प्रकाश को प्रवर्तित कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चूंकि दूध के अंदर प्रोटीन होता है इसलिए आपका जो सफेद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि वनीला नामक स्वादिष्ट पदार्थ किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, ट्रिडोफाइटा से, जिम्नोस्पर्म से या ऑर्किड से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल से प्राप्त होता है वनीला पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि लौंग के तेल में पाया जाने वाला सक्रिय अवयव कौन है? मिथेनॉल, यूजिनॉल, मेंथॉल या फिर जो आपका बेंजल्डिहाइड। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिनॉल जो है आपका सक्रिय अवयव है जो कि लौंग के तेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस स्थान पर रक्त प्रवाह नहीं होता है? कॉर्निया में, लेंस में, आइरिस में या रेटिना में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किसके उपचार से संबंधित है? रक्त अल्पता या फिर बेरी या कैंसर या डायरिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायरिया के उपचार में ORT का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले प्रथनलित शिशु यानी कि टेस्ट्यू बेबी का जन्म कहाँ हुआ था? बंबई में, पांडिचेरी में, कलकत्ता में या फिर चंडीगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंबई में। अगला क्वेश्चन है डेयरी उत्पादों को किस तापक्रम पर संचय किया जाता है? 0 से 3, -5 से -1 या फिर 3 से 8 या 7 से -10। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो आपका डेयरी उत्पादों को संचित किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका वह कौन सी फसल है जिसकी उत्पत्ति ब्राजील व पेरू में हुई लेकिन अब उसका मुख्य रूप से उत्पादन भारत में होता है? अखरोट, आलू, मक्का या काली मिर्च। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका बी, आलू। तो इस तरीके से हमने देखा 100 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपका जो है आप अच्छे नंबर लेके आ रहे होंगे और आपका कट ऑफ को जो है पार हो रहा, आप कट ऑफ को पार कर पा रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।